हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। देखिए, जब आप कोडिंग अब हमारी जो भी थियोरेटिकल जो चीजें हैं वो खत्म होने पे आ रही हैं धीरे धीरे। बहुत सारा कोर्स हमने कवर कर लिया है सी लैंग्वेज का। और जो हमारे प्रैक्टिकल हैं जो हमसे सच में पूछे जाते हैं एज अ बड़े बड़े एंट्रेंस में या फिर किसमें, हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स लेवल पे तो नहीं लेकिन कॉलेज के बड़े बड़े जब कॉलेज हमारे एंड होने पे आते हैं तो वो प्रोग्राम्स हमसे पूछे जाते हैं, तो हम उन्हें भी आगे रीड करने वाले हैं। तो अभी के लिए ये हमारा मतलब लास्ट से थोड़ा सा पीछे चल रहा है, बस हमारा एंड होने ही वाला है। कुछ वीडियोस के अंदर समथिंग 10 वीडियोस और आपको थ्योरेटिकल देखनी पड़ेंगी, शायद होगा और वो, वरना उससे पहले ही कवर हो जाएगी सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें और यहाँ पे सीखते हैं कि आखिरकार डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। देखिए, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन सिंपल प्रोग्राम्स के लिए यूज नहीं किया जाता, लेकिन जब हम बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं तो हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का 101% यूज करना ही पड़ता है। क्यों करना पड़ता है ये आप कोडिंग करते टाइम समझ जाओगे। अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में चार चीजें आती हैं, ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। एक होता है मैलॉक, एक होता है कैलॉक, एक होता है रिलॉक और एक होता है फ्री। ये चारों अलग अलग इनके पर्पस होते हैं, इनिशियलाइजेशन होती है, सिंटैक्स अलग अलग होते हैं। ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं मेमोरी, जो हमारी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है, इन तीन शब्द का क्या मतलब है। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मींस एलोकेटिंग मेमोरी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते टाइम, मतलब रन टाइम, जिस टाइम वो रन हो रहा है उस टाइम मेमोरी को अलोकेट करना। ठीक है, क्या कहलाता है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहलाता है, इंस्टेड ऑफ बिफोर द प्रोग्राम स्टार्टिंग। मतलब आप प्रोग्राम को स्टार्ट नहीं कर रहे हो, स्टार्ट करने से पहले की बजाय आप उस प्रोग्राम रन हो रहा है उस टाइम आप मेमोरी एलोकेट करना चाहते हो, तो किस चीज का यूज करना पड़ेगा? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज आपको करना पड़ेगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन प्रोग्रामिंग। देखिए, मैंने ये भी लिख लिया है। तो ये क्या होता है, जो हमारी प्रोग्रामिंग होता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। और स्पेशली सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा स्ट्रक्चर, गेम डेवलपमेंट, एम्बेडेड सिस्टम एंड हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बोला, हम जब छोटे छोटे प्रोग्राम बनाएंगे तब हम शायद इसका यूज ना करें, लेकिन जब हम प्रो लेवल पे जाएंगे, एडवांस लेवल पे जाएंगे, तो हमें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मस्ट बन जाता है। तो आगे हम देखते हैं आखिरकार डायनामिक मेमोरी एलोकेशन ही क्यों। ठीक है, तो देखो, नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो वेरिएबल्स जो होते हैं वो स्टैटिक मेमोरी होते हैं। आपने पढ़ा होगा मेमोरीज लास्ट वीडियोस में, जो पहले हमने शुरुआत में पढ़ाई थी। अगर आपने हमारे लेक्चर्स फॉलो करे हैं तो एक एक चीज मैंने आपको अच्छे से समझाई है। तो ये क्या होता है, एक स्टैटिक मेमोरी होती है। इंट एक डाटा टाइप हो गया, ए एक वेरिएबल हो गया, इक्वल्स टू 10 इसकी वैल्यू हो गई। द साइज इज फिक्स, इसकी जो साइज है वो फिक्स है। ये आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपने पहले पढ़ा है तो। इसकी जो साइज है, ये जो ए वेरिएबल है, इसका जो साइज है ये बिल्कुल फिक्स होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जानते ही नहीं कि हमारा डाटा जो है उसका साइज क्या होगा। मान लीजिए हम जानते ही नहीं है कि हमारा डाटा क्या होगा, मतलब हमें पता ही नहीं है, हम यूजर के थ्रू एंटर करवा रहे हैं, एक कैलकुलेटर बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि यूजर खुद बताए कि हमें इतने नंबर्स का सम चाहिए। तो वो पहले ये भी तो बताएगा कि हमें हमें इतने नंबर्स का सम चाहिए। तो इतने नंबर, जैसे 5 नंबर्स का हमें सम चाहिए, तो 5 नंबर्स उसे पहले बताने पड़ेंगे। अब मैं पहले से ही लिख लूं कि हमारा जो है हम यूज करेंगे 10,000, तो हमारा जो इतनी भी मेमोरी होगी वो सिर्फ 5 यूज हो रही है उसमें से, मतलब 5% ही यूज हो रही है, बाकी की 95,000% क्या हो रहा है यहाँ पर, वो मेमोरी खराब हो रही है। इसीलिए हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता कई बार कि हमारा डाटा कितना लंबा होने वाला है या फिर कितना बड़ा होने वाला है। मेमोरी रिक्वायरमेंट्स चेंज वाइल द प्रोग्राम रन। और जब प्रोग्राम रन होता है उसके हिसाब से भी हमारी मेमोरी की रिक्वायरमेंट कम या फिर ज्यादा हो जाती है। लार्ज मेमोरी जो होती है कई बार परमानेंटली क्या होती है, ऑक्यूपाई नहीं हो पाती है, मतलब परमानेंटली वहां पे स्टे नहीं कर पाती है। तो इसकी वजह से हम डायनेमिक मेमोरी को एलोकेशन कर सकते हैं। मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर मैं देखूं तो यूजर एंटर्स नंबर फॉर स्टूडेंट। अब यूजर जो है वो नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स को एंटर करने वाला है,
तो हमें क्या पता नंबर यूजर हमारा कितने नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एंटर करने वाला है, मतलब हमें कैसे पता होगा, वो तो यूजर ही। अब मान लीजिए एक यूजर चाहता है कि हम 5 ही को करें एंटर, एक यूजर चाहता है उसी प्रोग्राम से कि हमारे हो 100, तो वो वाली अगर मैं एक साथ ही इतनी सारी मेमोरी स्टोर करके रख दूंगी तो हमारी जो बाकी की बची हुई मेमोरी है वो तो खराब जाने वाली है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैंने दे रखा है, प्रोग्राम क्रिएट्स मेमोरी अकॉर्डिंग टू द यूजर इनपुट, मतलब प्रोग्राम के इस तरीके से क्रिएट हो कि यूजर इनपुट कर पाए अकॉर्डिंग टू यूजर, मतलब मेमोरी इतनी बनी जितनी यूजर चाहता है। ये वाली बात होगी। अब जब हम मेमोरी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को यूज करते हैं तो हमें एक हेडर फाइल बढ़ानी पड़ती है। कौन सी हेडर फाइल? हैशटैग इंक्लूड एसटीडी स्टैंडर्ड लिब डॉट एच। एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड होता है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। हैशटैग इंक्लूड स्टैंडर्ड लिब डॉट एच, ये हमारी हेडर फाइल होती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने मैलॉक कैलॉक रिलॉक और फ्री का यूज करना तो हमें ये वाली जो हेडर फाइल है वो इंक्लूड करनी ही करनी पड़ेगी, वरना हमारे वो फंक्शंस यूज नहीं करेंगे, मतलब काम नहीं करेंगे, वर्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब एक चीज समझते हैं कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन किस तरीके से वर्क करती है। अब हमने समझ लिया क्या होता है, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, लेकिन वर्क कैसे करती है। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि ये तुम्हें आता है अच्छे से, तुमने बोला हाँ, लेकिन फिर तुमसे बोलिए कि ये वर्क कैसे करता है यही बता दो, चलो सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, तो वो उसके लिए सिंपल होगा, आपने नहीं सीखा आपके लिए तो हार्ड है ना, इसीलिए सीखना सबसे बेटर है। तो हम जब पढ़ते हैं सी लैंग्वेज तो हमारे पास दो तरीके की मेमोरी होती है, एक स्टैक एक हीप। हीप होती है जिसका हमारे पास कोई भी एंगल नहीं होता, मतलब हमें नहीं पता होता हमारी मेमोरी कितनी बड़ी होने वाली है कितनी छोटी होने वाली है। स्टैक मतलब एक लोकल वेरिएबल्स को स्टोर करती है, फास्ट होती है एक तरीके से, और ये ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाती है। मतलब स्टैक एक काफी ज्यादा बड़ा टॉपिक है, इसके लिए मैं हो सकता है आगे वीडियोस भी लेके आऊं आपके लिए। एक अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर कि आखिरकार स्टैक क्या होता है। मतलब अगर आपको स्टैक के बारे में इतनी सी भी नॉलेज नहीं है तो आप मुझे लिख के बताइए, मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगी। बाकी आपको जहां तक ये स्टैक समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने पहले शायद जिक्र किया है अपनी वीडियोस में, तो ये क्या करता है, स्टैक अपने जो लोकल वेरिएबल्स है उनको स्टोर करके रखता है, ऑटोमेटिकली ये मैनेज करता है, ठीक है। लेकिन जो हीप एक तरीके की मेमोरी हो गई, फिर हीप, लेकिन जो हीप मेमोरी होती है वो क्या करती है, वो डायनेमिक एलोकेटेड मेमोरी को मैनेज करती है, मैन्युअली स्टोर करके रखती है, और उसे ये फ्लेक्सिबल होती है, थोड़ी स्लो होती है लेकिन काफी ज्यादा जरूरी होती है। कैसे बहुत बड़ा हमारे पास प्रोग्राम होता है या फिर बहुत बड़ी हमारे पास मेमोरी होती है, हम उसे स्टैक में नहीं रख सकते, हमें उसे हीप में ही रखना पड़ेगा। तो ये क्या होती है, इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं। तो कोड सेगमेंट, फिर ग्लोबल या फिर स्टैटिक, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि आपका वेरिएबल ग्लोबल हो सकता है या फिर स्टैटिक हो सकता है। अब आपके पास आता है कि आप उस मेमोरी को हीप में चेंज कर सकते हो, मतलब हीप में स्टोर कर सकते हो और स्टैक में। तो ये डायनामिक मेमोरी एलोकेट हो गई अगर वो हीप में है, मतलब जो हमारी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हो गई ना वो हमेशा क्या होगा, वो हीप में जाके ही स्टोर होगी, स्टैक में स्टोर नहीं होती है। ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब ये थोड़ी सी चीज और है, इसको भी हम समझ लेते हैं ताकि जब हम एक एक करके वन वन वाइज, मतलब वन वन वाइज क्या करें, अपनी फंक्शंस को समझे, पहले मैलॉक को फिर कैलॉक को फिर लीलॉक को या फिर फ्री फ्री को। तो ये वाले फंक्शन हमें अच्छे से समझ में आए, इसके लिए थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, दोनों में अंतर, चारों में क्या क्या चीजें होती हैं। जो मैलॉक होता है ये क्या होता है, एक ब्लॉक सिंगल ब्लॉक को एलोकेट करता है, जबकि हमारा जो कैलॉक है वो मल्टीपल ब्लॉक्स को एकोलेट कर सकता है। और जो हमारी री अनलॉक कह रहे हैं ना हम, री अलॉक मतलब फिर से मेमोरी को रीसाइज कर लेना, री अलॉक मतलब रीसाइज, मतलब मेमोरी को रीसाइज कर देना है। फ्री लॉक मतलब रिलीज मेमोरी, मेमोरी को रिलीज कर देना, छोड़ देना, उसे फ्री कर देना, ठीक है। अब जो हमारा मैलॉक होता है इसमें जो वैल्यू होती है वो इनिशियलाइज नहीं होती है। याद रखना मैलॉक में कभी भी हमारी इनिशियलाइजेशन नहीं होती है, उसमें हमेशा गार्बेज वैल्यू रहती है। हाँ कैलॉग में इनिशियलाइज होती है लेकिन वो इनिशियलाइज वैल्यू जीरो ही रहती है हमेशा। इसका सिंटेक्स आप देख रखे हो, मैलॉक, और मैलॉक में क्या कहते हैं, देखो मैलॉक में हमेशा बाइट्स दी जाती है, साइज दिया जाता है ना कि एलिमेंट्स। आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को प्रोवाइड नहीं करोगे, मान लीजिए आपने इतने, आप कह रहे हो कि हमें एक क्या करना है, 5 डिजिट्स का हमें सम निकालना है,
तो आप उसमें 5 नहीं लिखोगे, आप उसमें टाइप दोगे, उसका साइज दोगे कि आप कितना साइज लेना चाहते हो। मैलॉक में ये वाली बात हो जाती है। उसके बाद कैलॉग में आपको साइज देना पड़ता है और नंबर्स भी देने पड़ते हैं। इसमें दो चीजें आपको डिफाइन करनी पड़ती हैं। उसके बाद रीलॉक में भी दो चीजें क्या करनी पड़ती हैं आपको, डिक्लेयर करनी पड़ती हैं। लेकिन ये क्या करता है, हमारा ओल्ड डाटा, जो हमारा पुराना डाटा है उसको कीप्स करता है, मतलब उसको रिसाइज करता है, उसको अच्छे से डेवलप करता है, चीजों को अच्छे से मैनेज करता है। उसके बाद फ्री, फ्री तो भाई फ्री है, वो तो रिलीज करता है मेमोरी के, बस इतना ही काम है उसका। बस जिस मेमोरी का आपको रिलीज करवाना है, बस उस मेमोरी का नाम लिख देना है। ये वाली चीज हो जाती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से अच्छे से वन बाय वन पहले मैलॉक सीखेंगे, फिर नेक्स्ट में कैलॉग, फिर रीलॉक और फिर फ्री। इस तरीके से अपना सीरियल रखेंगे और ये सारी चीजें कवर करेंगे वन बाय वन। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसे टुकड़ों में बांट के रख दिया है, तो आपको समझने में आसानी होगी। आपको ज्यादा एक दिन में इतना सारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी और जो लोग सीख रहे होंगे उनसे पहले आप सीख जाओगे अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो, क्योंकि हमने काफी ज्यादा चीजों को कंप्राइज और अच्छे से मैनेज करके आपको समझा है। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई डाउट, कोई भी क्वेरी या फिर कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया, तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।